मतलब हम बोल सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ओके, डिजिटल कंप्यूटर, इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। जब लोग कंप्यूटर के बारे में बातें करते हैं तो मोस्टली डिजिटल कंप्यूटर को ही डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो बाजार को चलाते हैं, घरों का बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी प्रकार के वे कार्य जो कंप्यूटर पर किए जाते हैं कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर अनेक गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटरों में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। ये कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कंप्यूटर की एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के लक्षणों जैसे तापमान या रक्तचाप आदि को मापती है तो ये माप बाद में डिजिटल भागों के द्वारा अंकों में बदल दी जाती है। इस प्रकार से किसी रोगी के स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव का तुरंत सही पता चल जाता है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पर हम कंप्यूटर को 2 भागों में बांट सकते हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, इन कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन ये सभी कार्य सामान्य होते हैं, किसी विशेष प्रकार के नहीं होते। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग से लेटर लिखना, तैयार करना, दस्तावेजों को छापना, डेटाबेस बनाना। इन कंप्यूटरों में लगे हुए सीपीयू की क्षमता भी कम होती है। इन कंप्यूटर में हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई स्पेशल डिवाइस नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी सीपीयू की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें केवल सामान्य उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर की। इन कंप्यूटरों को किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। इन कंप्यूटरों के सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए इस कंप्यूटर को बनाया जाता है। अगर इन कंप्यूटर की एक से ज़्यादा सीपीयू की आवश्यकता होती है तो इन कंप्यूटरों की रचना अनेक सीपीयू वाली कर दी जाती है। जैसे संगीत संपादन करने के लिए स्टूडियो में लगाया जाने वाला कंप्यूटर विशिष्ट प्रकार का कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर में संगीत से संबंधित उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा इन कंप्यूटरों का प्रयोग आने वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान, अनेकों लिखा हुआ है, वो अनेकों क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान में, मौसम विज्ञान में, युद्ध के क्षेत्र में, उपग्रह संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक रसायन में, यातायात नियंत्रण में, समुद्र विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। आकार के आधार पर अगर हम बात करें तो आकार के आधार पर कंप्यूटरों को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि आकार के आधार पर आप कंप्यूटरों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इसमें माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ। यह आविष्कार था माइक्रो प्रोसेसर का। इस आविष्कार के साथ ही एक सस्ती और अच्छी कंप्यूटर प्रणाली बनना संभव हुआ। इस प्रकार निर्मित कंप्यूटर एक डेस्क पर या एक ब्रीफ केस में भी रखा जा सकता था। इन छोटे कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कीमत में कम और आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटरों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर या बाहर किसी भी कार्य क्षेत्र में लगाया जा सकता है। इन कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का व्यापार में बहुत महत्व होता है। व्यापार बड़ा हो या छोटा, ये हर प्रकार के व्यापार में प्रयोग किए जाते हैं। छोटे व्यापार में ये किए गए कार्यों का ब्यौरा रखते हैं। पत्र व्यवहार के लिए पत्र तैयार करते हैं। उपभोक्ताओं के लिए बिल बना सकते हैं। अकाउंटिंग में प्रयोग किए जाते हैं। बड़े व्यापार में वर्ड प्रोसेसिंग और फाइलिंग प्रणाली के लिए
संचालन में उपयोगी होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में एक ही सीपीयू लगा होता है। आज वर्तमान में माइक्रो कंप्यूटर का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज माइक्रो कंप्यूटर एक पुस्तक के आकार का, फ़ोन के आकार का और यहाँ तक कि एक घड़ी के आकार का भी आने लगे हैं। ठीक है। मिनी कंप्यूटर, सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो मिनी कंप्यूटर था, पीडीपी, एक रेफ्रिजरेटर के आकार का था जिसकी कीमत थी $18,000, जिसे डीईसी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने 1965 में तैयार किया था। ये कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यक्षमता वाले होते हैं। मिनी कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इन कंप्यूटर्स की व्यक्तिगत रूप से इन्हें नहीं खरीदा जा सकता। इन कंप्यूटर्स को छोटे और मध्यम आकार की कंपनियां प्रयोग में लाती हैं। इन कंप्यूटर्स पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इन कंप्यूटर्स की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। मध्यम स्तर की कंपनियों में मिनी कंप्यूटर ही प्रयोग होते हैं। पार्टी व्यक्ति माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा मिनी कंप्यूटर कंपनी में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है और इससे कंप्यूटर के संसाधनों का साझा हो जाता है। मिनी कंप्यूटर के उपयोग यातायात में यात्रियों के आरक्षण के लिए आरक्षण प्रणाली, बैंकों में बैंकिंग के लिए, कर्मचारियों के वेतन के लिए पेरोल तैयार करना, वित्तीय खातों का रखरखाव करना आदि इसी कंप्यूटर के माध्यम से होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा इनकी भंडारण क्षमता भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इसमें अधिक मात्रा में बहुत ही तीव्र गति से डेटा को प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए इनका प्रयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों, सरकारी विभागों में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। ये कंप्यूटर 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटर्स पर सैकड़ों यूज़र्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटर के साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि उपभोक्ताओं द्वारा खरीद का ब्यौरा रखना, भुगतान का ब्यौरा रखना, बिलों को भेजना, नोटिस भेजना, कर्मचारियों का भुगतान करना, टैक्स का विस्तृत ब्यौरा रखना। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटरों के नाम जैसे कि IBM 4381, ICL 39 सीरीज़ और CDC साइबर सीरीज़। सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणियों के कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़े, सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाले होते हैं, सबसे अधिक गति वाले होते हैं। इन कंप्यूटर्स में अनेक CPU समानांतर क्रम में कार्य करते हैं। इस कार्य को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। सुपर कंप्यूटर नॉन वॉन न्यूमैन सिद्धांत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर में अनेक ALU CPU का एक भाग होता है। इनमें प्रत्येक ALU एक निश्चित कार्य के लिए होते हैं। सभी ALU एक समानांतर क्रिया करते हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध कार्य में होता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना, मौसम की भविष्यवाणी करना, उच्च गुणवत्ता की एनिमेशन वाले चित्रों का निर्माण करना, इन सभी कार्यों में की जाने वाली गणना व प्रक्रिया जटिल व उच्च कोटि की शुद्धता वाली होती है, जिन्हें केवल सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। भारत में एक परम नाम का सुपर कंप्यूटर है, जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने भारत में ही तैयार किया है। परम कंप्यूटर का विकसित रूप है परम 10,000। ओके, इसके अलावा अन्य सुपर कंप्यूटर हैं जैसे क्रे 2, क्रे XMP24 एंड NEC 500। ओके, तो यहाँ पर ये कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन है वो ख़त्म होता है। अब आती हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। सन 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब युक्त ENIAC कंप्यूटर की शुरुआत ने कंप्यूटर के विकास को एक आधार प्रदान किया। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम में कई महत्वपूर्ण डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर ने आज तक की यात्रा तय की। निम्नलिखित 5 पीढ़ियों में से हम बांट सकते हैं। कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से 1956 तक। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 में ENIAC नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुई।
इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार सन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। इस पीढ़ी में ENIAC के अलावा और भी कई अन्य कंप्यूटरों का निर्माण हुआ है, जिनके नाम हैं EDSEC, EDVEC, UNIVAC और UNIVAC 1। ओके। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती थी और मेमोरी भी कम होती थी। इसी कारण इन कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। इन कंप्यूटरों की कीमत बहुत अधिक होने के कारण ये कंप्यूटर आम जनता की पहुंच से दूर थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के निम्नलिखित लक्षण हैं, जैसे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, पंच कार्ड पर आधारित हैं। ये संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग करते हैं, बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय होते हैं, बहुत सारे एयर कंडीशनरों का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ता है और मशीनी और असेंबली भाषाओं में प्रोग्रामिंग होती है। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी यानी कि 1956 से 1964। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था, जिसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटरों को वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षाकृत अधिक गति और विश्वसनीयता प्रदान की। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार हुआ। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटे हो गए। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ लक्षण, जैसे कि उसमें वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था, अपेक्षाकृत ये छोटे और ऊर्जा में कम खपत करते थे, अधिक तेज होते थे और विश्वसनीय होते थे। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षाकृत ये कम खर्चीले होते थे। कोबोल एवं फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का विकास हो गया था। यहाँ पे संग्रहण डिवाइसेस, प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग हुआ। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1965 से 1971 तक। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई थी। इस पीढ़ी ने कंप्यूटरों को IC प्रदान किया। IC अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभियंता जैक किल्बी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ICL 2903, ICL 1900, UNIVAC 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के निम्नलिखित मुख्य लक्षण थे, जैसे कि एकीकृत सर्किट का प्रयोग करना। प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षाकृत आकार और वजन बहुत कम था। इनका अधिक विश्वसनीय थे, पोर्टेबल और आसान इनका रखरखाव था। उच्च स्तरीय भाषा का बहुत ज़्यादा विस्तार होने लग गया था। वैक्यूम ट्यूब के बदले यहाँ पर ट्रांजिस्टर का ही यूज़ होता था। अपेक्षाकृत ये और छोटे और ऊर्जा की कम खपत करने वाले थे, अधिक तेज और विश्वसनीय थे। ये ऊपर वाला ही पेज रिपीट हो गया, कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी 1971-1985 तक। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत सन 1971 से हुई। सन 1971 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटरों को चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों की श्रेणी में रखा गया है। इस पीढ़ी में IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट को और अधिक विकसित किया गया, जैसे विशाल एकीकृत सर्किट इन्हें कहा जाने लगा। एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य कर सकता है। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। चतुर्थ पीढ़ी के आने से कंप्यूटर के युग में एक नई क्रांति आई। इन कंप्यूटरों का आकार बहुत ही छोटा हो गया और मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आकार छोटा होने से इन कंप्यूटरों का रखरखाव बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। इसी के साथ इनकी कीमतें इतनी कम हो गई कि आम जनता इन कंप्यूटरों को आसानी से खरीद सकती थी।
इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की कुछ लक्षण जैसे कि अति विशाल स्तरीय एकीकरण तकनीकी का उपयोग होता था। यहाँ पे आकार में ये अद्भुत कमी आई थी यहाँ पे, यानी कि आकार में बहुत छोटे हो गए थे। साधारण व्यक्ति भी इनको क्रय कर सकता था, यानी कि बजट में आ गए थे। अधिक प्रभावशाली हो गए थे, विश्वसनीय और अद्भुत गतिमान हो गए थे। अधिक मेमोरी क्षमता हो गई थी। कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास हो गया था। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1985 से लेकर अब तक हम कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में जी रहे हैं। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की शुरुआत 1985 से हुई थी। 1985 से अब तक के कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली और उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटरों तक को शामिल किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समाहित करने के लिए प्रयासरत हैं। आज के कंप्यूटर इतने उन्नत हैं कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र, मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष और दूसरे प्रकार के शोध कार्यों में उपयोग किए जा रहे हैं। इस पीढ़ी के प्रारंभ में कंप्यूटरों का परस्पर संयोजन किया गया ताकि डेटा तथा सूचनाओं की आपस में साझेदारी और आदान प्रदान हो सके। नई इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को प्रतिस्थापित करना शुरू किया। इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार को घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हम घड़ी के आकार में भी कंप्यूटरों को देख सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से हम दस्तावेज, सूचना तथा पैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। कंप्यूटरों के विभिन्न आकार और आवश्यकतानुसार कंप्यूटरों के आकार और संरचना को तैयार किया जाता है। ओके, जैसे आजकल आप देखते हैं लैपटॉप हो गए, पाम टॉप हो गए, ये सब कुछ जो आते हैं ये 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत ही आते हैं। डोस वास्तव में ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। ये एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रो कंप्यूटर्स में प्रयोग किया जाता है। डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़्यादातर कमांड डिस्क से संबंधित होते हैं। इस प्रकार ही ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ से पहले के सिस्टम में उपयोग किया जाता था। MS DOS कैसे काम करता है? MS DOS क्या है ये तो आप जान गए होंगे। अब आपको बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आपको बता दें कि इसमें कोई सा भी काम कमांड के ज़रिए ही होता है। जैसे मान लीजिए आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फ़ोल्डर तैयार करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप सीधा न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे, उसका न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जो आजकल सिस्टम्स में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। लेकिन MS DOS में ऐसा नहीं होता था। इसमें न्यू फोल्डर बनाने के लिए कमांड जानना ज़रूरी है। तो इसका कमांड क्या होगा, MD स्पेस और फोल्डर का नाम। इसे लिखने के बाद आप एंटर करेंगे, इसमें आपका कमांड के ज़रिए न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे और भी कमांड होते थे जो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते थे। अगर आपने MS DOS देखा होगा तो मतलब ब्लैक सी स्क्रीन होती थी उसकी और वाइट से लिखा जाता था। वहाँ पे हम कमांड्स लिखते थे, केवल हर एक काम के लिए हमें कमांड देनी पड़ती थी। अगर जैसे हमें वहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करना है तो हम लिखते थे प्ले स्टोर ओपन एंटर। मतलब हमें जो चीज़ें वहाँ पर फोल्डर्स जो भी कुछ बनाना है या जो भी कुछ करना है कंप्यूटर में काम, वो लिख कर करना होता था। तो डोस जो है एक तरीके से रिटन वर्क पे बिलीव कर रहा था। यहाँ पे विंडोज़ में जैसे हम क्लिक करते हैं, वहाँ पे क्लिक करने की बजाय हमें लिखना पड़ता था और तब एंटर करने से वो काम हमारा होता था। ओके, यही MS DOS होता था, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स की अगर हम बात करें तो यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास का श्रेय किसे जाता है, एक अमेरिकन कंपनी है AT एंड कंपनी को जाता है। ये एक मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सबसे बड़ा और सर्वाधिक विश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका संपूर्ण विश्व में उपयोग किया जाता है। इसका विकास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास के रूप में किया जाता था।
जैसे सुविख्यात अमेरिकी लैबेल लेबोरेट सेज में बैन आम्पटन ने विकसित किया था। आम्पटन ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आंशिक रूप से सी भाषा में तथा आंशिक रूप से असेंबली भाषा में लिखा जाता था। यूनिक्स में शब्द क्षमता 64 बिट होती है, जबकि डोस में क्षमता 32 बिट होती है। यूनिक्स की संरचना, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स की संरचना में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, कर्नेल और शेल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर, उसमें कर्नेल है, शेल है और यूज़र है। यूज़र इनका यूज़ कर रहा है। तो कर्नेल क्या है? ये यूनिक्स का हृदय होता है, मतलब यूनिक्स का हार्ट होता है क्या? कर्नेल। ये मुख्य प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों का विधिवत उपयोग करता है। यूज़र को शेल के माध्यम से कमांड प्राप्त होते हैं। कर्नेल हर फाइल के एड्रेस को बांट देता है तथा कंप्यूटर एवं विभिन्न उपकरणों के मध्य सूचनाओं का विनिमय करता है। ये हर प्रोग्राम का रिकॉर्ड रखता है। कर्नेल सदैव कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में रहता है। शेल कर्नेल की बाह्य परत होती है। शेल कार्यान्वयन के लिए यूज़र प्रोग्राम में सामंजस्य लाता है। जब एक यूज़र एक कमांड देता है तो शेल संबंधित प्रोग्राम प्राप्त करता है तथा प्रोग्राम प्राप्त करके इसे कर्नेल को अग्रसरित करता है। इसके बाद कर्नेल प्रोग्राम का कार्यान्वयन करता है। शेल पर्यावरण में फोरग्राउंड तथा बैकग्राउंड प्रोसेसिंग उपकरण एवं यूटिलिटीज़ डायरेक्टरी सिस्टम सम्मिलित हैं। लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो व्यावसायिक कार्यों, शिक्षा और व्यक्तिगत कार्यों हेतु विंडोज़ की भांति ही कार्य कर सकता है। यह 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेम उतना ही है जितना MS-DOS है, उतने का ही ये है, बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका मुफ्त होना है, फ्री होना है। वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से अनेक स्रोत जैसे द्वारा पूरे विश्व में लाइनेक्स उपलब्ध था। ठीक है, और लाइनेक्स ने एक सशक्त एवं दक्ष ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। यह घर के PC से लेकर कॉरपोरेट जगत की ज़रूरतों को पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षम है। लाइनेक्स की विशेषताएं, लाइनेक्स में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी विशेषताएं तो हैं ही, साथ ही अन्य अतिरिक्त विशेषताएं भी हैं। जैसे लाइनेक्स एक पूर्ण मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका अभिप्राय ये है कि एक से ज़्यादा यूज़र एक ही सिस्टम पर लॉगिन कर सकते हैं और उस पर साथ साथ कई प्रोग्राम चला सकते हैं। लाइनेक्स TCP और IP, ठीक है, IP प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। ये प्रोटोकॉल ऐसे सिद्धांतों पर कार्य करता है जिसकी मदद से कोई भी कंप्यूटर संसार के सबसे विशाल नेटवर्क इंटरनेट से जुड़ सकता है। इसके अतिरिक्त यह IPS SPX प्रोटोकॉल के द्वारा नोवेल नेटवेयर और अन्य माध्यमों से विंडोज़ और मैकिन्टोश कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट हो सकता है। लाइनेक्स विभिन्न तरह के फाइल सिस्टम पर कार्य कर सकता है। यह डोस, विंडोज़, यूनिक्स आदि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फाइल सिस्टम के अनुरूप अपने आप को बदल लेता है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की अगर मैं बात करूं तो ये एक ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नामक एक प्रसिद्ध IT कंपनी ने इसे डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक बहुत ही फ्रेंडली, पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये अपने बेहतरीन ग्राफिकल डिस्प्ले एंड दूसरे फीचर्स की वजह से लोगों के बीच बहुत ज़्यादा मशहूर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलीज़ होने से पहले और यूज़र MS-DOS OS के कमांड लाइन पर काम किया करते थे, जो कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं MS-DOS में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के आने से पहले हम लोग MS-DOS पे जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे वर्क करते हैं वैसे ही MS-DOS पे काम करते थे, बट कमांड के थ्रू करते थे। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
वैसे तो हम ऊपर लाइनक्स और यूनिक्स जो कि दोनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्हें देखकर आ चुके हैं, जो कि एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एग्जाम्पल है यूनिक्स और लाइनक्स। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर का सिस्टम होता है जो कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक माध्यम का काम करता है। कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए वह हमारी दी हुई कमांड को समझ नहीं सकता। तो ऐसे में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि हमारे दिए गए निर्देश को कंप्यूटर को समझाना। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ही कंप्यूटर हमारे दिए गए निर्देशों को समझता है और उन्हें पूरा करता है। आसान शब्दों में कहें तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का कोई वजूद ही नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग भाषा की। डेटा प्रोसेस करके उसे इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए ज़रूरी काम करने का निर्देश देने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए इन इंस्ट्रक्शंस को लिख सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड्स, सिंबल और कोड्स का समूह होता है जिनका कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस और एक्सेस कर सकने लायक इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करने में इस्तेमाल होता है। प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करने के लिए जो स्टेप्स उठाता है उसे हम प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा वर्ड, सिंबल और कोड्स का समूह है जो प्रोग्रामर को कंप्यूटर से सॉल्यूशन एल्गोरिदम पहुंचाने में सक्षम बनाते हैं। जिस तरह आदमी इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, फ्रेंच आदि बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं को समझता है, उसी तरह कंप्यूटर भी विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरतों का सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए विभिन्न लैंग्वेज या प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स में से किसी एक को चुन सकता है। प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स में इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉल्यूशन को बनाने में मदद करने के लिए बने यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं। ये प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स कंप्यूटर में कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन स्वतः ही क्रिएट करते हैं। प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स के साथ एक डेवलपर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के विशेष रूप से ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टेप्स का एक ऐसा सेट होता है प्रोग्रामर्स जिसका कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में इस्तेमाल करते हैं। चूँकि प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इंफॉर्मेशन सिस्टम के डेवलपमेंट के ज़रिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल्स को गाइड करता है, इसलिए प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोग्राम डेवलपमेंट के ज़रिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स को गाइड करता है। PDLC के मुख्य चरण, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हम शॉर्ट में PDLC के नाम से जान सकते हैं। यहाँ पर इसके चरण है विशिष्ट समस्या के निदान के लिए प्रोग्राम लॉजिक तैयार करना, कोडिंग करते हुए विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लॉजिक लिखना, मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लॉजिक करना, प्रोग्राम की टेस्टिंग एवं डिबगिंग करना, ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना। लॉजिक प्रोग्रामिंग का साधारणतः सबसे कठिन हिस्सा है। स्टेटमेंट्स राइटिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आधार पर मेहनत का काम हो सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है कि ज़्यादातर प्रोग्राम्स द्वारा प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटिंग बहुत खींच भरा काम माना जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेजेस, थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस और नेचुरल लैंग्वेजेस नाम की 5 मुख्य लैंग्वेजेस होती हैं। मशीन व असेंबली लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जबकि थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस और नेचुरल लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस एक खास प्रकार के कंप्यूटर के चलाने के लिए राइट की जाती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस कई विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को चला सकती हैं। मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के नाम से मशहूर मशीन लैंग्वेज अकेली लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर सीधा समझता है। मशीन लैंग्वेजेस अन्य प्रोग्राम्स के लिए पोर्टेबल नहीं है। मशीन लैंग्वेजेस IS और OS में प्रोग्राम्स को कोडिंग उबाऊ और ज़्यादा समय खपाने वाली हो सकती है। असेंबली लैंग्वेजेस।
असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सेकंड जनरेशन है, जो कि इसलिए डेवलप की गई है क्योंकि मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स लिखने में कठिन थे। असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस, एब्रीविएशंस और कोड्स का इस्तेमाल करते हुए लिखे जाते हैं। मशीन लैंग्वेज की तरह असेंबली लैंग्वेज प्राय पढ़ने में कठिन और मशीन डिपेंडेंट होती है। हालांकि मशीन लैंग्वेज के मुकाबले असेंबली लैंग्वेज के कई लाभ होते हैं। प्रोग्रामर IS और OS बिट्स सीरीज इस्तेमाल करने के बजाय सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड्स या मेनोमोनिक्स कहलाने वाली मीनिंगफुल एब्रीविएशंस का प्रयोग करते हैं। असेंबली लैंग्वेज के साथ प्रोग्रामर एडिशन के लिए A, कंपेयर के लिए C, लोड के लिए L और मल्टीप्लाई के लिए M जैसे कोड्स लिखते हैं। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामर सिंबॉलिक एड्रेस की स्टोरेज लोकेशन बताता है। उदाहरण के लिए एक प्रोग्रामर यूनिट प्राइस का एक्चुअल न्यूमेरिक स्टोरेज एड्रेस का प्रयोग करने के बजाय एक सिंबॉलिक नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेजेस प्रोग्राम की एक दिक्कत यह है कि इसे कंप्यूटर को समझने के लिए मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है। असेंबली लैंग्वेज कोड वाले प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाते हैं। कंप्यूटर इस सोर्स प्रोग्राम को तब तक अंडरस्टैंड या एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जब तक ये ट्रांसलेटेड नहीं हो जाते। असेंबलर कहलाने वाला यह प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज सोर्स प्रोग्राम को उस मशीन लैंग्वेज में बदल देता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस 1950 से 1960 के दशक में विकसित की गई थी। मशीन व असेंबली लैंग्वेज जैसी लो लेवल लैंग्वेज के विपरीत हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामर के लिए प्रोग्राम डेवलप व मेंटेन करना आसान बनाती हैं। प्रोग्रामर्स के लिए पढ़ना और इस्तेमाल करना भी आसान हो गया है क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन इंडिपेंडेंट हैं, मतलब कि वह कई विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स पर चल सकती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस और नेचुरल लैंग्वेजेस आती हैं। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस इंस्ट्रक्शन अंग्रेज़ी के शब्दों की तरह सीरीज़ में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल, प्रोग्रामर एडिशन के लिए ऐड और प्रिंट के लिए प्रिंट लिखता है। कई थर्ड लैंग्वेजेस मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई का साइन और एडिशन के लिए ए जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी की तरह के ये शब्द और गणितीय चिन्ह प्रोग्रामर के लिए प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस को सरल बनाते हैं। जिस तरह असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में 3GL कोड्स को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है, जो कंप्यूटर को समझने लायक बनाने के लिए मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए जाते हैं। ये ट्रांसलेट प्रोसेस अक्सर बहुत कठिन होते हैं क्योंकि ये 3GL सोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कई मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट होते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम हैं। कंपाइलर एक बार पूरे सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यदि कंपाइलर को कोई एरर मिलती है तो वह उन्हें प्रोग्राम लिस्टिंग फाइल में रिकॉर्ड करता है। उन्हें कोई प्रोग्रामर पूरी कंपाइलेशन का काम समाप्त करने के बाद प्रिंट कर सकता है। मशीन लैंग्वेज वर्जन 3GL से कंपाइलर करता है उसे ऑब्जेक्टेड कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। बाद में ऑब्जेक्टेड कोड एग्जीक्यूशन हेतु डिस्क पर स्टोर किए जाते हैं। इंटरप्रेटर, जब कंपाइलर एक बार पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट कर लेता है तो इंटरप्रेटर प्रोग्राम कोड स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर कोड स्टेटमेंट को पढ़ता है, वह इसे एक या ज़्यादा मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में बदलता है और वह प्रोग्राम में अगले कोड स्टेटमेंट में पहले मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। यदि इंटरप्रेटर कोड की लाइन बदलते समय कोई एरर देता है तो स्क्रीन पर तुरंत डिस्प्ले होता है कि और इंटरप्रिटेशन रुक जाती है। हर बार आप सोर्स प्रोग्राम चलाते हैं, सोर्स मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेट होती है स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट्स और तब एग्जीक्यूट होते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस 3GL की तरह फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस भी अंग्रेज़ी के स्टेटमेंट्स का प्रयोग करती हैं। फिर भी 4GL नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस है, जिसका मतलब है प्रोग्रामर सिर्फ क्या का उल्लेख करता है, प्रोग्राम कैसे को बिना पूछे सहयोग करता है। परिणाम स्वरूप 4GL में प्रोग्राम कोड करने में
कम समय और प्रोग्राम के कम प्रयासों की ज़रूरत होती है। वास्तव में 4GLS प्रोग्राम में इतने आसान हैं कि बहुत कम प्रोग्रामिंग की समझ रखने वाले यूज़र्स 4th जनरेशन लैंग्वेजेस का प्रयोग करके प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। कई 4GL डेटाबेस और उनकी प्रोजेक्ट डिक्शनरी के साथ तालमेल से काम करती है। ये शक्तिशाली लैंग्वेजेस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को डेटाबेस व उसके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने, प्रोग्रामर्स को डेटाबेस में डेटा मेंटेन करने और यूज़र्स को डेटाबेस से सवाल करने की अनुमति देता है। जो डेवलपर को स्क्रीन पर रिपोर्ट डिज़ाइन या लेआउट करना, रिपोर्ट्स लेआउट में डेटा एक्सट्रैक्ट करने, तब रिपोर्ट डिस्प्ले या प्रिंट करने में सक्षम बनाते हैं। पर्दे के पीछे या रिपोर्ट राइट 4GL क्वेरी करते हैं जो उस आपको डेटा एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। रिपोर्ट राइटर का लाभ यह है कि आप क्वेरी लैंग्वेज को जाने बिना ही डेटा को सुधार सकते हैं। रिपोर्ट राइटर साधारणतः मेन्यू ड्राइवन होते हैं और उनमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। कुछ प्रमुख उच्च स्तरीय जो लैंग्वेजेस होती हैं वो अगर हम उनका पढ़े उनको, तो जैसे फोर्ट्रॉन होती हैं। फोर्ट्रॉन विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास J.W. बक्स के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर IBM के द्वारा 1957 में किया गया था। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इस भाषा में प्रोग्राम अनुदेश एक पंक्ति में लिखे जाते हैं तथा इनपुट, आउटपुट अथवा परिकलन की संक्रियाओं के लिए अंग्रेजी के साधारण शब्दों रीड, राइट, डेटा आदि का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा के प्रयोग में गणितीय सूत्रों को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में इसका प्रयोग व्यापक है तथा तकनीकी क्षेत्र में भी अत्यंत लोकप्रिय है। कोबोल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका संक्षिप्त रूप है ये। इसकी कभी कभी आपसे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कोबोल की, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल सरकारी या वाणिज्य दफ्तरों में व्यावसायिक आंकड़ों के संसाधनों में किया जाता है। इस भाषा में डेटा पर की जाने वाली वांछित संक्रियाओं के लिए उपयुक्त वाक्य बनाकर निर्देश दिए जाते हैं। ऐसे वाक्य का एक समूह पैराग्राफ तथा ऐसे पैराग्राफ का एक समूह सेक्शन कहलाता है, जिन्हें मिलाकर एक डिज़ाइन बनता है जो कि 4 प्रकार के होते हैं: परिचय विभाग, वातावरण विभाग, दत्त विभाग और विधि विभाग। बेसिक जो लैंग्वेज है उसका पूरा नाम होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका विकास सन 1964 में जो सी केमिनो तथा T.E. कार्टज नामक 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों ने किया था। इस भाषा का व्याकरण सरल होता है। इसके निर्देश लगभग बीजगणितीय सूत्रों के जैसे होते हैं जिन्हें सरलतापूर्वक समझा तथा सीखा जा सकता है। इसमें बहुत अधिक मानव श्रम घंटों को बचाया जा सकता है। बेसिक की एक विशिष्टता ये भी होती है कि इसे असेंबलर के बजाय इंटरप्रेटर के रूप में बनाया जाता है, जिसकी सहायता से प्रोग्राम में निहित आदेशों को लाइन दर लाइन निष्पादित किया जा सकता है। अलगोल अंग्रेजी के शब्द एल्गोरिदम लैंग्वेजेस का संक्षिप्त रूपांतरण है, जिसका विकास है इंटरनेशनल ग्रुप ने वर्ष 1958 में किया था। इसे प्रमुखतः जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग के हेतु बनाया गया है। यह वैज्ञानिक और अभियांत्रिकी क्षेत्रों के लिए एक उत्तम भाषा है। एल्गोरिदम का अर्थ होता है जटिल समस्याओं के निश्चित समाधान हेतु रचा गया तार्किक विधान। पास्कल, इस भाषा का नाम 17वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। इस भाषा का विकास वर्ष 1971 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक निकालुस विर्थ ने किया। पास्कल में संख्या, राशि, मैट्रिक्स अथवा वर्गों को तोड़ना या जोड़ना सरल होता है। यह नए व्यक्तियों को कंप्यूटर सिखाने के लिए एक अत्यंत उपयोगी भाषा है। लिप्स भाषा का विकास 1960 में जॉन मैकार्थी नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह लिस्ट प्रोसेसिंग लिप्स का संक्षिप्त रूप है। इसके माध्यम से प्रतीकात्मक संसाधन किया जा सकता है। यह प्रतीकात्मक संसाधन के निमित्त विकास होने वाली पहली भाषा है। इसे कृत्रिम बुद्धि के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। ये एक अनुवादक भाषा है
भाषा के रूप में काम करती है। ओके, प्रोलॉग, ये प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेजेस का मतलब प्रोलॉग का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोलॉग में समस्याओं के हल के लिए तर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जैसे साधारण कलन कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए इस भाषा का विकास 1973 में फ्रांस में किया गया था। लोगो, छोटी क्लास के विद्यार्थियों को ग्राफिक रेखानुकृतियों आदि सिखाने के लिए लोगो का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सरल अंग्रेजी शब्द जैसे कि शब्दों की सहायता से एक कछुए जैसी आकृति को स्क्रीन पर घुमाकर कई प्रकार की त्रिकोणीय आकृतियां बनाई जा सकती हैं। फोर्थ को चार्ल्स एच भूरे ने 1960 के दशक में वर्जीनिया की नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी में चतुर्थ पीढ़ी की कंप्यूटर में प्रयोग हेतु रखा था। फोर्थ का सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रयोग होता है। पायलट, यह एक ऐसी लेखिकीय भाषा है जिसके द्वारा शिक्षक या प्रशिक्षक बहुत सारे कंप्यूटरों की सहायता से पहले से रिकॉर्ड किए गए विषय पढ़ा सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए किए गए उत्तरों को चेक कर सकते हैं। सी, मनुष्य और कंप्यूटर के बीच संवाद प्रोग्रामिंग भाषा के जरिए बनता है। ठीक है, ये थी सी लैंग्वेज। तो अब हम देखेंगे एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम को हम अभी देखते हैं। प्रत्येक दिन प्रतिदिन सुबह उठते ही हम काम पे लग जाते हैं और हर काम को प्रारंभ से लेकर ख़त्म करने तक कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हर काम आपके लिए प्रॉब्लम जैसा होता है और प्रोग्राम का हल काम करने से मिलता है। हल निकालने के लिए हम एक निश्चित क्रम में कार्य करते हैं। एक उदाहरण से अगर समझे तो यदि आपको चाय बनानी है तो इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमें कुछ क्रम का अनुसरण करना होगा। जैसे बिल्कुल वैसे ही अगर आप रोटी बना रहे हो तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे अगर चाय बनाने की हम बात करें तो सबसे पहले एक बर्तन में आप पानी डाल के उसे गर्म करेंगे, फिर पानी में चाय पत्ती, चीनी और दूध डालेंगे, चाय उबलने तक उसका इंतज़ार करेंगे, गैस को बंद करेंगे और चाय को छान लेंगे। चाय तैयार हो गई, अब आप इसे पी सकते हैं। ऊपर दिए गए इस एग्जाम्पल को हम एल्गोरिदम कह सकते हैं क्योंकि एक क्रम में है। एक भी क्रम को बदलेंगे तो चाय नहीं बनेगी, शायद कुछ और बन जाए। अब तक आपको हल्का सा आभास होने लग गया होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है। आपका सवाल है कि ये कंप्यूटर में कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर में कुछ कार्य करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। अब कंप्यूटर प्रोग्राम में बहुत सारे स्टेप्स लिखते हैं जिन स्टेप्स को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है तथा कार्य को ख़त्म करता है। जब आप कंप्यूटर को कुछ कार्य बताते हैं तब आप यह भी सोचते होंगे कि कैसे कंप्यूटर इन कार्यों को करता है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एल्गोरिदम का, यानी कि इसको अगर डिवाइड करते हैं तो एल्गोरिथम। ठीक है, यह एक प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है या फिर ये एक फॉर्मूला है जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये एक प्रोसीजर है जिसमें सीमित नियम होते हैं जिनको इंस्ट्रक्शंस भी कहा जा सकता है। जिन नियमों को एक के बाद एक लिखा जाता है और हर एक नियम कुछ ना कुछ ऑपरेशन को दर्शाता है। इन नियमों के जरिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये है एल्गोरिथम। आई होप आपको ये सारे इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चंस बताए हैं वो सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और यहाँ पर आपकी यूनिट 108 आपका पेपर कोड है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी यूनिट 1 फिनिश हो चुकी है। अब कल हम पढ़ेंगे यूनिट 2 और उसको कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।